कहा जाता है कि एक डायन अपना प्रतिशोध 7 जन्मों के बाद भी नहीं भूलती। एक बार अगर डायन किसी के घर को देख ले तो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर ले। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव फिरकी में प्रवीण नाम का एक युवक रहता था। पिछले कई दिनों से प्रवीण को कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। इसीलिए काम की तलाश में वो अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। ये सर्दियों की घने कोहरे से ढकी शाम थी। सूरज अस्त हुए काफी देर हो चुकी थी और चारों ओर कोहरे ने ऐसा पहरा जमा लिया था कि 5 फीट दूर की चीज भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। इस घने कोहरे की वजह से प्रवीण उन पथरीली और घुमावदार पहाड़ी रास्तों में भटक गया था। डर और निराशा प्रवीण को जकड़ रही थी। तभी उसकी नजर पीपल के एक घशाल और घने पेड़ के नीचे बैठी एक आकृति पर पड़ी। वहां एक बाबा बैठे हुए अपनी चिल्लम फूंक रहे थे। उस रात की साए साए करती भयावह खामोशी में किसी इंसान को देखकर प्रवीण की कुछ हिम्मत बंधी। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो धीरे से चलकर बाबा के पास जाकर बैठ गया। कहाँ वीरानों में भटक रहा है बच्चा? इधर का तो नहीं लगता। मैं 7 कोस दूर फिरकी गांव से काम की तलाश में निकला था। काम तो नहीं मिला, लेकिन लौटते हुए अंधेरा हो गया और पहाड़ों में रास्ता भी भटक गया। अब न आगे का कुछ समझ आता है न पीछे का। ऊपर से ये डर और घबराहट से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पहाड़ों में ऐसे दिन ढले वीरान रास्तों पर निकलना ठीक नहीं होता। तू ये जो नहर के साथ वाली पगडंडी है उसे पकड़कर निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहां जाकर मदद मांग लेना। और हाँ, अब रास्ते में रुककर इधर उधर मत देखना। प्रवीण को बाबा की बातें और उनकी वेशभूषा बहुत रहस्यमयी लग रही थी। हड्डियों को गला देने वाली कंपी ठंड में उनके शरीर पर नामात्र के कपड़े थे। फिर भी उनके चेहरे पर ठंड का कोई असर नहीं था। ठंड से परेशान है बच्चा, यह ले 2 कश भर ले। प्रवीण पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। इस समय उसे बाबा की कही बातों को मानने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा डरते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लम बाबा के हाथों से लेकर 2 गहरे कश खींच ली। चिल्लम के धुएं ने उसके मन को कुछ हद तक शांत किया। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सर झुकाकर अपनी चिल्लम फूंकने में व्यस्त हो गए। प्रवीण कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे प्रवीण आगे बढ़ रहा था, पास के घने जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाज से उसके बदन में डर को और बढ़ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ने लगी। इतने सुनसान रास्ते में अचानक कौन मेरे पीछे से चल रहा है? किंतु बाबा ने कहा था मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रवीण, प्रवीण, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गए? अपना नाम सुनकर प्रवीण ने कर पीछे मुड़कर देखा। उसे अपने ठीक पीछे वही बाबा दिखाई दिए हैं। प्रवीण ने हैरानी से देखा, बाबा ने इतनी दूरी कुछ ही पलों में कैसे तय कर ली? आओ, मैं तुम्हें यह रास्ता पार करा देता हूं। तुम्हें डर लग रहा था ना? बोलो, कहां तक जाओगे? प्रवीण की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन अचानक से बाबा यहां कैसे आ पहुंचे और उन्हें कैसे पता मुझे डर लग रहा है? यह सवाल उसके मन में आया, लेकिन बाबा की चेतावनी याद करके वो चुप रहा। लगता है तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरा कोई ठिकाना नहीं बाबा। काम की तलाश में निकला था। रात में किसी गांव में डेरा लगा लूंगा। सुबह फिर काम ढूंढूंगा। इस रास्ते से दाएं घूम जाना। आगे एक जंगल दिखाई देगा। उसके पार एक बूढ़ी औरत रहती है।
वह किसी विश्वास के आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छी रकम दे देगी। प्रवीण की आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसकी एक शर्त है, बस अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है और बूढ़ी से कोई सवाल भी नहीं करना है। एक और बात का ख्याल रखना, बूढ़ी औरत के पीछे जाने की गलती कभी ना करना। मुझे बस काम मिल जाए, इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी औरत से कोई मतलब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, लेकिन इतनी रात में क्या वहां जाना सही रहेगा? तुम जाओ, वो बुढ़िया रातों को सोती नहीं है। तुम्हें वह तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। प्रवीण को बाबा और उनकी बातें अब भी और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थीं। लेकिन इस समय उसके पास ना तो रात गुजारने का कोई साधन था, ना काम का ठिकाना। काम के लालच में वो बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर चलने के बाद प्रवीण को दूर एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। बंगला इतना जर्जर और वीरान था कि उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था कि यहां कोई रहता होगा। कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? माई, आपको मिस्त्री की जरूरत है। मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। बस काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। बातें नहीं, बस काम पर ध्यान देना। जी समझ गया। और मेरी दिहाड़ी पैसों की चिंता मत कर, तेरी इच्छा से ज्यादा ही मिलेगा। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले गई। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। पूरे घर में अजीबोगरीब सी चीजें दिखाई दे रही थी। जगह जगह छोटे छोटे आईने दिखाई दे रहे थे और उन आईनों के साथ अलग आकार की काले कपड़े से बनी गुड़िया दिखाई दे रही थी। उन सभी गुड़ियों को देखकर प्रवीण को कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। गुड़िया की आंखों से लाल रंग दिखाई दे रहा था, जिससे वे बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। ये घर कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? इतने अजीबोगरीब सामान, प्रवीण ने मन में सोचा। लेकिन बुढ़िया की चेतावनी याद करके उसने अपनी मन की शंका मन में दबाई। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने को एक कमरा दिखा दिया और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोदकर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना है। कर पाओगे? मेहनत का काम है। और हाँ, इसके आसपास चारों ओर दीवार बनाकर घेरा भी करना है। प्रवीण खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया था। दिन भर बिना मुंह से चू की भी आवाज किए वो अपने काम में लगा रहता। बदले में बुढ़िया उसे दुगनी मजदूरी और दोनों टाइम का अच्छा खाना खिला देती। एक सप्ताह के बाद काम पूरा हो गया। ये ले तेरा हिसाब। फिरकी गांव से आया है ना तू? हाँ, फिरकी से ही आया हूं, लेकिन आपको कैसे पता? प्रवीण के मुंह से सवाल निकल गया। प्रवीण की बात सुनकर बुढ़िया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें क्षण भर के लिए और भी ज्यादा सुर्ख हो गईं। बोला था ना, कोई सवाल नहीं। प्रवीण डर से कांप गया और तुरंत माफी मांगी। सुन मेरा, एक काम करेगा? तेरे गांव में एक आदमी रहता है, खुशवंत सिंह। जानता है उसे? नहीं, जानता तो नहीं हूं, लेकिन उसकी गांव में एक बड़ी दुकान है, इसलिए नाम सुना है उसका। मेरा दूर का रिश्तेदार है। उस तक कुछ सामान पहुंचाना है तुझे। इस काम के बदले में थोड़े पैसे और दे दूंगी। प्रवीण एक सप्ताह काम करके अच्छा धन इकट्ठा कर चुका था और कुछ और पैसे मिलने के लालच में वो खुशी खुशी बुढ़िया का सामान पड़ोस के गांव तक पहुंचाने को तैयार हो जाता है। बुढ़िया ने एक पोटली बांधकर उसे थमाई और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। प्रवीण पोटली लेकर खुशवंत सिंह के घर पहुंच जाता है।
जी, क्या आप ही खुशवंत सिंह हो? खुशवंत सिंह के लिए ये सामान उनकी किसी जानने वाली ने भिजवाया है। खुशवंत सिंह एक शांत दिखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पोटली को गौर से देखा। कहां से आए हो? किसने भिजवाया है? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो 7 कोस दूर काम करने गया था। वहीं एक बुढ़िया मिली जिसने ये सामान आपको देने के लिए कहा। खुशवंत सिंह हैरानी से वो पोटली खोल कर देखते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुरंत ही वो उस पोटली को वापस कसकर बांधते हैं और उसे प्रवीण को वापस पकड़ा देते हैं। इसे तुरंत वापस देकर आओ। जिसने तुझे ये दी है ये मेरा सामान नहीं है, और खबरदार अगर आज के बाद यह दिखाई दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशवंत सिंह को गुस्से में और डर से भरा देखकर प्रवीण पोटली लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर उसने अपनी पत्नी सोनी को सारा हाल बताया। आजकल किसी के साथ भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। 7 कोस दूर से मैं ये पोटली ढोकर लेकर आया और यहां आकर उस बूढ़े ने सामान लेने से इनकार कर दिया। कहता है मैं तुरंत जाकर उसे वापस करके आऊं। अरे छोड़िए ना, आपको क्या जरूरत है वहाँ जाने की? इसमें जो भी सामान है उसे हम रख लेते हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो इतनी दूर ये सामान लौटाने जाएगा। पागल मत बन, हमें इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। जो भी सामान है हम वापस कर देंगे। जो अपना नहीं वो मिट्टी। प्रवीण की पत्नी सोनी को उत्सुकता थी। वो हर हाल में देखना चाहती थी कि इस पोटली में बुढ़िया ने क्या कीमती सामान दिया है। इसलिए रात को प्रवीण के सोने के बाद चुपके से पोटली खोल देती है। पोटली देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इस पोटली में तो बड़ा ही अजीब सा जादू टोने का सामान रखा हुआ था। छोटे छोटे बाल, कुछ हड्डियां और एक काली गुड़िया जिस पर लाल सिंदूर लगा था। हे भगवान, कहीं इसीलिए तो उस बूढ़े ने ये सामान इनसे वापस करने को तो नहीं कहा था। सोनी डर और घबराहट से पसीने से तरबतर हो गई थी। उसने तुरंत पोटली को वापस कसकर बांधा। अगली सुबह उसने प्रवीण को जगाया। सुनिए जी, ये पोटली उस बुढ़िया को वापस देकर आइए और चाहे जो हो जाए आप वहाँ एक पल को भी ठहरना मत। तूने ये पोटली खोली थी क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। बस तुम ये वापस देकर आओ। प्रवीण वो पोटली लेकर घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि खुशवंत सिंह के घर से रोने की आवाजें सुनाई दी। गांव के कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े थे। अरे भाई, बड़ी बुरी मौत हुई बलवंत काका और उनकी पत्नी की। लगता है किसी ने मारकर फांसी पर लटका दिया हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कमरा अंदर से बंद था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? भाई, मुझे तो कुछ ऊपर का चक्कर लग रहा है। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। हालत देखी थी दोनों की। पूरा शरीर ऐसे मरोड़ा हुआ था जैसे कोई कपड़े की गुड़िया को मरोड़ता है। प्रवीण को गांव वालों की बात सुनकर एक जोरदार झटका सा लगा। एक के बाद एक उसे खुशवंत सिंह की कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफेद पड़ा चेहरा याद आने लगा। न जाने क्या पहेली है इस पोटली की। कल मैंने ये पोटली दी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। प्रवीण तेजी से बुढ़िया के बंगले की ओर बढ़ा जा रहा था। आज जब वो बंगले के सामने पहुंचा तो पाया बंगले के दरवाजे पर एक ताला लटक रहा है और बंगला भी उसे कुछ ज्यादा ही सुनसान सा नजर आया। प्रवीण अब इस बंगले और बुढ़िया का सच जानना चाहता था, इसलिए वो ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थीं। बुढ़िया के कमरे में उन पुरानी काली गुड़ियों के साथ 3 नई काली गुड़िया लटकी हुई थीं और उसमें से एक गुड़िया के कपड़े उसे कुछ जाने पहचाने नजर आ रहे थे। वे हूबहू उसकी पत्नी सोनी के कपड़ों जैसे थे। प्रवीण घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है। वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण से उसने पूछा, भाई कुछ पता है ये बुढ़िया कब तक लौट कर आएगी?
प्रवीण की बात सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, पागल वागल है क्या भाई? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहां कोई नहीं रहता। 50 साल से लटका है ये ताला। और हां, भूत बंगला है ये। रात के समय भटकना भी नहीं उसके आसपास। भैया, क्या भूत बंगला? प्रवीण की रीढ़ में ठंडक दौड़ने लगी। भाई, मेरे दादा कहते थे किसी डायन का बंगला है ये। इसमें वो तरह तरह के टोटके टोना किया करती थी। एक तांत्रिक था जिसने इस डायन की चोटी काटकर इसे जला दिया था। तब से ये बंगला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो डायन दिखाई दे जाती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपने सूखते हलक से प्रवीण ने अपना आखिरी प्रश्न किया। तांत्रिक कहाँ रहता है? कुछ मदद कर पाओगे क्या भाई? सुना है उसने इस डायन को मारने के बाद ये काम छोड़ दिया और दूर किसी गांव में जाकर बस गया। उसकी पहचान अब किसी को नहीं पता। बातें करते हुए प्रवीण बंगले से कुछ दूर तक आ गया था। आदमी के जाने के बाद प्रवीण को सारी पहेली समझ में आ गई। जरूर खुशवंत सिंह वही तांत्रिक है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी, और उसे मारने के लिए उसने मुझसे इस पोटली में जरूर कोई तंत्र का सामान भिजवाया था, जिसने खुशवंत सिंह और उनकी पत्नी की जान ले ली। लेकिन अब मैं इस पोटली का क्या करूं? प्रवीण कांपते हाथों से उस पोटली को उठाकर जंगल की ओर फेंककर अपने गांव लौट आता है। गांव आने के बाद उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके सामने का नजारा देखकर वो जम गया। उसे उसकी पत्नी सोनी भी खुशवंत सिंह की तरह रहस्यमय हालत में फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। उसने अपने गले में फंदा लगाया हुआ था, लेकिन उसका शरीर भी मरोड़ा हुआ था। पत्नी के जाने से प्रवीण पूरी तरह टूट गया था। वो हर पल खुद को ही सोनी की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। अगर मैंने वो पोटली खोली ना होती, अगर मैं उस बूढ़ी औरत के पास काम करने ना गया होता, तो ये सब नहीं होता। आधी रात का समय था। रोते रोते शायद प्रवीण की आंख लग गई थी। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। प्रवीण दरवाजा खोलता है। कुछ ही दूर पर पेड़ की ओट में काले कपड़े वाली बुढ़िया घूंघट के पीछे से झांकती हुई उसे नजर आती है। बुढ़िया की धीमी आवाज हवा में गूंजती है। प्रवीण ने समझा वो इस डायन के अंतहीन प्रतिशोध के चक्र में फंस चुका है। प्रवीण जानता था कि अगली सुबह किसी और गांव में एक और रहस्यमय मौत की खबर आएगी, और उसके बाद वो पोटली उसके दरवाजे पर फिर से रखी मिलेगी। डायन ने अब उसे अपना नया मोहरा बना लिया था, जो उसका बदला लेने के लिए मजबूर था, क्योंकि जो पीछा छोड़ दे वो डायन नहीं। सोनी की मौत के बाद फिरकी गांव की फिजा बदल गई थी। वो गांव जो कभी शाम ढलते ही चहकता था, अब सूरज डूबने से पहले ही घरों के किवाड़ बंद कर लेता था। प्रवीण के घर का आंगन, जहां कभी हंसी ठिठोली होती थी, अब मातम का केंद्र बन चुका था। प्रवीण पिछले 3 दिनों से न सोया था, न उसने अन्न का एक दाना छका था। उसकी आंखें पत्थर आ गई थीं और चेहरे की खाल हड्डियों से चिपक गई थी। वो फंदा जिससे सोनी लटकी थी, प्रवीण ने उसे छुआ तक नहीं था। वो रस्सी अभी भी छत की कड़ी से झूल रही थी, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। प्रवीण फर्श पर बैठा उस काली पोटली को घूर रहा था, जो हर बार फेंकने के बाद वापस उसके सिरहाने आ जाती थी। रात के 2 बजे थे। अचानक घर के बाहर लगे पीपल के पत्तों में एक सरसराहट हुई। हवा इतनी ठंडी थी कि प्रवीण की हड्डियों में सहरन दौड़ गई। प्रवीण, प्यास लगी है। प्रवीण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि वो पोटली अपने आप हिल रही थी और उसी के बगल में सोनी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। मुझसे दूर रहो। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगी। वो बुढ़िया जो बंगले में मिली थी, साए की तरह घर के अंदर आ गई। डर मत बच्चा, तूने मेरा काम अधूरा छोड़ दिया है। खुशवंत सिंह तो सिर्फ एक शुरुआत थी।
उसने तो सिर्फ मेरी चोटी काटी थी, लेकिन वो तांत्रिक जिसने मुझे आग के हवाले किया, उसकी जड़ें अभी भी शहर में फल फूल रही हैं। जब तक उसके वंश का आखिरी चिराग नहीं बुझता, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। अगली सुबह धुंध इतनी घनी थी कि गांव की गलियां किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। प्रवीण अपनी झोली में वो पोटली और कुछ कपड़े लेकर घर से निकल गया। गांव के बाहर वही विशाल पीपल का पेड़ था जहां उसे पहली बार वो बाबा मिले थे। आपने मुझे क्यों फंसाया बाबा? मैं तो सिर्फ काम की तलाश में निकला था। बाबा ने एक लंबी सांस ली। प्रवीण को एक पल के लिए चक्कर आया और उसकी आंखों के सामने 50 साल पुराना मंजर तैरने लगा। उसने देखा कि यही बाबा जो आज साधु के वेश में है, 50 साल पहले उस डायन के साथ मिलकर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। ये बाबा कोई साधु नहीं, बल्कि उस डायन के रक्षक और उसके गुरु थे। बेटा, इंसान अपनी किस्मत खुद चुनता है। तू उस दिन मेरे पास आया वो इत्तेफाक नहीं था, तुझे यहां खींचा गया था। वो डायन जिसे तू बुढ़िया समझ रहा है, वो मेरी शिष्या है। प्रवीण को अपनी बेबसी पर रोना आया। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में था जहां हर रास्ता मौत की ओर जाता था। उसने पोटली कसी और शहर जाने वाली आखिरी बस में बैठ गया। डॉक्टर वीरवे अभी एक इमरजेंसी सर्जरी में है, आप बाहर वेटिंग एरिया में बैठिए। प्रवीण एक बेंच पर बैठ गया। मम्मी, इस अंकल के पीछे वो आंटी कौन खड़ी है? बेटा, वहाँ कोई नहीं है, अंकल अकेले हैं। प्रवीण के रोंगटे खड़े हो गए। करीब 2 घंटे बाद एक लंबा सलीके वाला व्यक्ति बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो वीर था। जैसे ही वीर की नजर प्रवीण पर पड़ी, उसकी चाल रुक गई। वीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला निकाली और उसे कसकर पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे साथ ये साया किसका है? वीर ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा। आप देख सकते हैं। वीर ने चारों ओर देखा और इशारे से प्रवीण को अपने कैबिन में बुलाया। जैसे ही प्रवीण कैबिन के अंदर गया, वीर ने दरवाजे पर एक विशेष प्रकार का भस्म छिड़क दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं डॉक्टर जरूर हूं, लेकिन मेरे खून में मेरे पिता की विद्या दौड़ती है। तुम फिरकी गांव से आए हो, है ना, जहां मेरे पिता की हत्या हुई थी। मुझे मजबूर किया गया है। वो बुढ़िया, वो डायन, उसने मेरी पत्नी को मार दिया। अब वो आपकी जान चाहती है और वो चांदी की डिब्बियां भी। वीर ने पोटली की ओर देखा और उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। ये पोटली नहीं है प्रवीण, ये उसकी नाभि है। इसमें उसने उन सभी लोगों की आत्माएं कैद कर रखी हैं जिन्हें उसने पिछले 50 सालों में मारा है। और तुम इस पोटली के वाहक बनकर उसे मेरे घर के सुरक्षा घेरे के अंदर ले आए हो। वीर के कैबिन के भीतर की हवा अचानक इतनी भारी हो गई कि प्रवीण को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मेज पर रखी वो पोटली अब धीरे धीरे आकार बदल रही थी। पीछे हटो प्रवीण। उसने मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो पोटली पर अपना दबाव बनाया। जैसे ही दबाव पोटली पर पड़ा, उसमें से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने अस्पताल की दीवारों को हिला दिया। बाहर गलियारे में मौजूद नर्सों और मरीजों को लगा कि शायद कोई मशीन फट गई है, लेकिन प्रवीण जानता था कि यह चीख किसी इंसान की नहीं थी। तुमने इसे यहां लाकर बहुत बड़ी गलती की है। मेरे पिता खुशवंत सिंह जानते थे कि वो डायन वापस आएगी। उन्होंने मुझे मरने से पहले एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि जब फिरकी गांव का कोई मासूम चेहरा तुम्हारे पास मौत का सामान लेकर आए तो समझ लेना कि समय आ गया है। प्रवीण की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, उसने मेरे भाई आर्यन को मारने की धमकी दी है। मैं क्या करता?
दोष तुम्हारा नहीं है, उसे अपना प्रतिशोध पूरा करना था, इसीलिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। उस डायन का नाम ललिता था। 50 साल पहले वो इसी शहर की एक नर्तकी थी। वो तंत्र मंत्र के जरिए अमर होना चाहती थी। मेरे पिता के महागुरु रुद्रानंद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी हत्या कर दी। अंत में मेरे पिता ने उसे जीवित जला दिया था, लेकिन उसकी राख में उसके प्रतिशोध की अग्नि शेष रह गई। अचानक अस्पताल के बाहर का मौसम बदल गया। वो यहां आ गई है। उसने शहर के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया है। अस्पताल की बिजली पूरी तरह गुल हो गई। इमरजेंसी लाइटें लाल रंग में जल रही थीं। जो नजारा उनके सामने था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यह सम्मोहन है। प्रवीण, अपने कान बंद करो और सिर्फ मेरे पीछे चलो। हमें अस्पताल के बेसमेंट में जाना होगा। वहां मेरे पिता ने एक प्राचीन यंत्र दबाया था जो इस मायाजाल को काट सकता है। वीर, अपने पिता की तरह बहादुर बनने की कोशिश मत कर। वो डिबिया मुझे दे दे और मैं इस शहर को छोड़ दूं। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद शेष है, तुझे वो डिबिया नहीं मिलेगी। वे भागते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचे। यहां का सन्नाटा और भी डरावना था। पुरानी मशीनों और धूल के बीच एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी के भीतर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। यही है वो। इसमें उसकी आत्मा का वो हिस्सा है जो उसे शरीर दे सकता है। अगर ये उसे मिल गई तो वो अजय हो जाएगी। तभी कोठरी की छत फटी और डायन साक्षात उनके सामने उतर आई। उसका रूप अब और भी विकराल था। आखिरकार वीर, तूने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इस मंदिर के अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन तूने इसे खोल दिया। डायन ने प्रवीण की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। क्या तू अपनी पत्नी को वापस नहीं चाहता? क्या तू नहीं चाहता कि वो ऋषि फिर से तेरे आंगन में चहके? बस वो डिबिया उठाकर मुझे दे दे और मैं उसे जीवित कर दूंगी। प्रवीण के दिमाग में सोनी की यादें उमड़ने लगी। उसकी हंसी, उसका चेहरा। उसे लगने लगा कि शायद वो सच कह रही है। उसका हाथ डिबिया की ओर बढ़ने लगा। प्रवीण नहीं, वो झूठ बोल रही है। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। लेकिन प्रवीण जैसे किसी गहरी नींद में था। उसने डिबिया उठा ली। वीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डायन ने एक अदृश्य प्रहार से वीर को दीवार की ओर फेंक दिया। वीर का सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रवीण का सम्मोहन टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। उसने डिबिया देने के बजाय उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी जेब से वो माचिस निकाली जो वो गांव से लेकर आया था। तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी, अब मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। प्रवीण ने पूरी पोटली को आग लगा दी। डायन की चीख ने अस्पताल की नींव हिला दी। वो हवा में छटपटाने लगी। उसका शरीर कभी धुएं में बदलता तो कभी मांस के लोथरों में। तूने मेरी 50 साल की तपस्या जला दी। वीर ने हिम्मत जुटाई और 50 साल पुराने रुद्र त्रिशूल को उठा लिया। निशाचरी, अपना अंत देख। वीर ने त्रिशूल को डायन की पीठ में घोंप दिया। नहीं। डायन का साया हवा में ही बिखर गया, जैसे किसी ने शीशा तोड़ दिया हो। धमाका इतना तेज था कि पूरा बेसमेंट धुएं से भर गया। जब धुआं झंटा तो वीर ने देख उसके पास ना तो प्रवीण था, ना वो पोटली और ना ही वो डायन। अस्पताल की लाइटें वापस आ गईं। बाहर का मौसम साफ हो गया और सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आने लगी। जो मरीज और नर्सें सम्मोहित थे, वे ऐसे उठे जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। उन्हें कुछ याद नहीं था। हफ्तों बाद वीर फिरकी के गांव पहुंचा। उसने वो कलश गंगा में प्रवाहित कर दिया था। उसने देखा कि प्रवीण का भाई आर्यन अब ठीक है।
और वो शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की तैयारी कर रहा है। वीर ने आर्यन की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का फैसला किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को नदी के किनारे एक युवक और एक युवती का साया हाथ पकड़ ढहाकर टहलते हुए दिखाई देता है। वे दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। प्रवीण ने अपना प्रतिशोध नहीं बल्कि अपनी मुक्ति चुनी थी, क्योंकि बुराई कभी मरती नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेती है।